ऑर्डर ऑर्डर न्यूज लॉन्ड्री के साप्ताहिक पॉडकास्ट रिपोर्टर्स विदाउट ऑर्डर्स में आप सबका स्वागत है, जहां पर हम बात करते हैं हफ्ते की बेहतरीन रिपोर्ट्स और उनके बनने की कहानी रिपोर्टर्स की जुबानी। आज हम जिन दो स्टोरीज पर बात करेंगे उनके लिए हमारे दो बेहतरीन साथी रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं। स्टूडियो से हमारे साथ हैं बसंत कुमार। आपका स्वागत है बसंत जी। थैंक यू भाई। और हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ रहे हैं प्रतीक गोयल महाराष्ट्र से। कैसे हैं प्रतीक सर? तो आज हम जब ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आज 7 जुलाई है और शाम के 6:18 हो रहे हैं। जिन स्टोरीज पर हम बात करेंगे उनमें पहली स्टोरी है बसंत कुमार की, जिसके बारे में मैं आपको बता दूं। यह गुजरात के एक ऐसे एक्ट के बारे में बात करती है जो एक्ट वहाँ पर गुजरात के कुछ जगहों पर मुस्लिम समुदाय को प्रॉपर्टी लेने से रोकता है। और इसकी जो हेडलाइन है वो है डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट, गुजरात का वो कानून जिसने मुस्लिमों के लिए प्रॉपर्टी खरीदना असंभव कर दिया है। इसके अलावा जो दूसरी स्टोरी हम बात करने वाले हैं वह प्रतीक गोयल की स्टोरी है, जो कि हमारे एनएल सेना प्रोजेक्ट पुलिस इम्प्यूनिटी का हिस्सा है। और इसकी हेडलाइन है आई कांट ब्रीथ, नॉट जॉर्ज फ्लॉयड बट महाराष्ट्र मैन्स लास्ट वर्ड इन पुलिस चोक होल्ड। बेसिकली जॉर्ज फ्लॉयड के बारे में आप लोग जानते होंगे। 2020 की घटना है यूएस की, जब एक पुलिस वाले ने उनके गर्दन पर पैर रख दिया था, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई थी। उसके बाद एक वर्ल्ड वाइड एक कैंपेन चला था ब्लैक लाइव्स मैटर। ऐसी ही एक घटना है सिमिलर, ये जो हुई थी महाराष्ट्र में। इसके बारे में प्रतीक गोयल ने अब की स्थिति पर रिपोर्ट किया कि कैसे इंडिया में वो घटना हुई, पुलिस ने उस पर कैसे एक्ट किया और फैमिलीज़ को उसका क्या क्या झेलना पड़ा। ये सारी इन दोनों स्टोरीज़ पर हम बात करेंगे। तो शुरुआत हम करते हैं बसंत कुमार जी से। यह स्टोरी पब्लिश हो चुकी है 4 दिन पहले। यूट्यूब पर इसे 1.5 लाख से ज़्यादा बार देखा जा चुका है। हमारे न्यूज़ लॉन्ड्री के यूट्यूब चैनल पर यह वीडियो उपलब्ध है और अभी भी चल रही है। तो बसंत कुमार जी, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यही है कि ये जो आपकी स्टोरी है इसके बारे में आप हमारे श्रोताओं और दर्शकों को बताएं कि ये स्टोरी क्या एक्सप्लोर करती है और क्या बताना चाहती है। सबसे पहले अनमोल, ये जो हमारा गुजरात से स्टोरी है ये भी एनएल सेना का ही पार्ट था, द हिंदू राष्ट्र प्रोजेक्ट। और एमपी से प्रतीक सर ने स्टोरी की है, गुजरात से मैं करा। तो जिन हमारे सब्सक्राइबर या न्यूज़ लॉन्ड्री को पसंद करने वाले लोगों ने हमारी सेना प्रोजेक्ट को सहयोग दिया, आप सबका पहले तो शुक्रिया क्योंकि आप लोगों के सहयोग के बगैर ऐसी स्टोरी होना मुमकिन है, क्योंकि समय और संसाधन दोनों खर्च होते हैं। बेसिकली स्टोरी ये है कि गुजरात को कहा जाता है हिंदू राष्ट्र की प्रयोगशाला टाइप का, कि वहाँ प्रयोगशाला है। हालांकि अब उत्तराखंड को कहा जा रहा है। तो गुजरात में एक कानून है। ये कानून 1991 से है। मैं पिछले दिनों इसके बारे में जाना कि एक ऐसा कानून भी है, जबकि भारत में जब 370 हटाया गया था जम्मू और कश्मीर से, तो कहा गया, ये एक नैरेटिव दिया गया और ख़ासकर उत्तर भारत के लोगों ने ये कहा कि आप कश्मीर में ज़मीन नहीं खरीद सकते, और अब अगर हट गया 370 तो अब खरीद सकते हैं। उत्तर भारत में नैरेटिव बहुत चला था। गुजरात लंबे समय से दंगों का दंश झेलने वाला राज्य रहा है। वहाँ कई मर्तबा दंगे हुए हैं। आंदोलन किसी और मसले पे हुआ, वो हिंदू मुस्लिम दंगों में तब्दील हो गया। तो 80s में वहाँ खूब दंगे हो रहे थे। और 80s में एक कहें कि बहुत बड़ा डॉन था जिस पे रईस फिल्म बनी है, उसका भी उदय हो रहा था। इधर दूसरी तरफ राम मंदिर आंदोलन चल रहा था, गुजरात उसका गढ़ था बीएचपी का वहाँ। तो दंगे खूब हो रहे थे। और इस बीच क्या हो रहा था, दंगों में जो मुस्लिम लोकेलिटी में कुछ घर हिंदू वाले हैं, भारत में तो हमेशा लोग अलग अलग ही रहे, लेकिन फिर भी मिक्स आबादी रहती थी। तो जो हिंदू इलाकों में मुस्लिम थे, उन पे वो डर के मारे या उन पे दबाव बनाते थे, जो इलाके के गुंडे होते थे, वो अपना घर सस्ते दरों पे बेच के अपने सुरक्षित अपने इलाकों में चले जाते थे जहाँ हिंदू ज़्यादा हैं। ऐसे मुस्लिम इलाकों में हो रहा था। तो दोनों कम्युनिटी और सस्ते में घर ज़मीन बेच रहे थे। तो 86-87 में पहली बार ये डिस्टर्ब एरिया एक्ट नहीं था, तब कुछ समय के लिए इंट्रोड्यूस हुआ, क्योंकि 80s में दंगे हुए थे खूब। 92 में बाबरी गिरा, उससे पहले राम मंदिर आंदोलन बहुत तेज था, दंगे हो रहे थे। तो कांग्रेस ने ये सोचा कि इसको एक्ट में तब्दील कर देते हैं। और इसमें 2 चीज़ रखा गया।
जिसका नाम दिया गया डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट। और इसमें कहा गया कि अगर कहीं पे इंटेंस मतलब बहुत बड़े स्तर पे और लंबे समय तक चलने वाला दंगा होता है तो वहाँ पे एक्ट लगाया जाएगा, ठीक है। और अगर जहाँ एक्ट लग जाएगा वहाँ दो चीज़ें देखी जाएगी। अगर कोई भी प्रॉपर्टी बिक रही है तो दो चीज़ें देखनी होगी, एक उसकी मार्केट वैल्यू मिल रही है और दूसरा वो जो व्यक्ति बेच रहा है अपनी इच्छा से बेच रहा है, उस पर किसी तरीके दबाव नहीं है, और ये देख के दिया जाएगा जमीन बिक्री। ये एक जगह से दूसरी जगह जो सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए लोग पलायन करते थे, एक मेजॉरिटी इलाके से एक माइनॉरिटी कम्युनिटी का इंसान पलायन जो करता था उसका परिवार, उसको रोकने के लिए ये एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया। हाँ, उसको रोकने के लिए। और अगर मान लीजिए कोई सुरक्षा की भावना से जा रहा है क्योंकि लगातार दंगे हो रहे हैं, तो उसको अपनी प्रॉपर्टी का उचित मूल्य मिले, वो किसी के डर दबाव में ना बेचे। तो इसके लिए कांग्रेस से एक्ट लेके आई, ऐसा कांग्रेस का कहना है, कांग्रेस के लीडरों का। पर ये डे वन से कानून असंवैधानिक रहा, संविधान के खिलाफ रहा, क्योंकि वो एक तरीके से रोक लगाता है आपके खरीदने पे। आप कुछ से परमिशन मिलेगा तब आप ज़मीन खरीदेंगे एक तरीके से। लेकिन बहुत लोग मानते हैं कि ये ज़रूरत थी तब की, क्योंकि बहुत बड़े स्तर पे घेटों में तब्दील हो रहा था, हिंदू एक तरफ मुसलमान एक तरफ, तो इसकी ज़रूरत है। औने दामों बेच रहे थे, उनको अपने आप को बचाना था। लेकिन 2-3 साल बाद 91 में एक्ट आया, बीजेपी 95 में गुजरात में आ गई और अब तक है। तो बीजेपी ने जो एलिगेशन है और जो हमारी स्टोरी के कैरेक्टर है वो भी करें, बीजेपी ने इस कानून का इस्तेमाल करना शुरू किया मुस्लिम कम्युनिटी को एक इलाके में तब्दील कर देने के लिए। वो नहीं खरीद पाते हैं कि कितना भी अमीर मुसलमान हो गुजरात का, वो हिंदू इलाकों में ज़मीन घर नहीं खरीद सकता है। एक ही कानून, कुछ जगहों पे कानून लागू है, कुछ जगहों पे समाज इतना जागरूक हो चुका है को बेचता नहीं है। तो इस तरीके से इस कानून का मिसयूज होने लगा और आगे चल के इसमें संशोधन भी हुआ। और संशोधन में तो एकदम असंवैधानिक बातें जोड़ दी गई कि पोलराइजेशन देखा जाएगा, आबादी का औसत देखा जाएगा। पहले में था दो चीज़ की इन लंबे समय तक दंगा हुआ हो और बड़े स्तर का दंगा हुआ। बाद में ये जोड़ दिया गया कि डिस्टर्ब एक्ट वहाँ भी लगा सकते हैं जहाँ धर्मों का संतुलन देखना है, कि यहाँ मुसलमान ज़्यादा है तो हिंदू कम है, तो धर्मों का संतुलन देखना था। तो ये पॉपुलेशन का मतलब पॉपुलेशन की ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। लेकिन ये 2020 में आया था, अक्टूबर में, और 21 में जमीयत चला गया कोर्ट और हाई कोर्ट ने उसको हटा दिया, क्योंकि ये टोटल रिलीजन लाइन पे था। इसमें रिलीजन इन्वॉल्व था। पहला तो था समाज की सुरक्षा के लिए, इंडिविजुअल की सुरक्षा के लिए। जो बीजेपी ने उसमें संशोधन किया वो एकदम रिलीजियस लाइन पे आया, तो हाई कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया। तो ये था इस एक्ट के बारे में कि ये एक्ट कैसे लागू हुआ, शुरुआत में इसके पीछे क्या मोटिव था और अभी उसका कैसे इस्तेमाल हो रहा है प्रेजेंट सिनेरियो में। इसी स्टोरी में हम बसंत कुमार से ही आगे बात करेंगे कि कैसे जो लोग इसके विक्टिम हैं वो क्या कहते हैं और कैसे बहुत मास लेवल पे इसका मिसयूज हो रहा है इस एक्ट का। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम प्रतीक गोयल जी से बात करेंगे, उनकी स्टोरी के बारे में बात करेंगे। जो स्टोरी है सादिक अली जाफरी की, जो 2022 में इनकी मौत हो गई थी। परिवार का कहना है कि पुलिस जब इन्हें गिरफ्तार करने गई थी, एक केस में एक FIR उन पर रजिस्टर हुआ था, और उस समय जब उन्हें गिरफ्तार कर रही थी, खींच रही थी, तो उस समय उनकी मौत हुई थी, जिसको लेकर एक लंबी प्रक्रिया है और इस बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले सादिक अली जाफरी और उनके परिवार का क्या वर्जन है और इसमें पुलिस का क्या वर्जन है, ये पूरी स्टोरी का एक अगर आप थोड़ा सा ब्रीफ दे पाए प्रतीक जी। पुलिस का जो वर्जन है, पुलिस ने ये कहा है कि भाई पुलिस इनको अरेस्ट करने आई और इन्होंने पुलिस में चाकू से हमला किया, ठीक है, और इनके परिवार ने इनको वहां से पुलिस से छुड़ा के और इनको वहां से भगा दिया। किसका वर्जन है? ये पुलिस का वर्जन है। अब बात ये है असल में कि ये जो पुलिस का वर्जन है, ये मतलब जैसे केस आगे बढ़ता है तो उसमें ये पूरा पुलिस का पुलिस जो बोलती है, जो बात उनकी है करने की है, वो सब बहुत ऐसा मतलब बहुत ज्यादा डाइसी और डाउटफुल लगने लगती है। जैसे अपन केस के अंदर घुसते हैं इसकी डिटेलिंग में, तो हुआ ये था कि क्योंकि पुलिस के बयान अलग हो जाते हैं, पुलिस की ADR रिपोर्ट ऐसी, और फैमिली का जो वर्जन है, फैमिली का वर्जन है कि भाई ये बंदा वहां पे खड़ा हुआ था, इसके अगेंस्ट मतलब जो बलूची कम्युनिटी है, अगर उसके बारे में आप पता होगा तो दिल्ली में भी शायद है, ईरानी बोलते हैं उनको,
तो जनरली अभी कुछ सालों से मतलब वो एक स्टिग्मा हो गया उस कम्युनिटी को लेके। कुछ लोग उसमें हैं, इस तरीके चेन स्नैचिंग वैसे क्राइम्स में हैं, लेकिन एंटायर कम्युनिटी को मतलब उस तरीके से देखा जाता। तो एनीवेज, तो जो सादिक का मामला था, तो वो उनकी फैमिली का बोलना है कि वो वही दुकान पे बैठे थे अपनी वाइफ और उनके भाई के साथ, पान की दुकान थी उनकी। तो वो एक ऑटो वाले को जो किराए पे दिया होगा ऑटो, अपना उससे वो ऑटो जो भाड़ा उन्होंने लेने रेंट गए थे। पे दिया था एक ऑटो वाले हाँ, को। तो किराया लेने गए और उसके बाद वहीं पे उनको पुलिस ने पकड़ लिया, मतलब पास में ही था, पुलिस आ गई उनको। और पुलिस उनको जबरदस्ती ऑटो में डाल के लेके जाना चाह रही थी। अब उसमें पुलिस, उनका जो एक बंदे ने उनका ऐसे पीछे से गला दबा रखा था, एक ने, और दो लोगों ने हाथ पकड़ा थे। तो वो दबाते दबाते और वो खींचातानी में वो इतना दब गया कि वो वहां पे जगह पे गिर गए, और उसके बाद वहां से पुलिस भाग गई। तो उनकी फैमिली जब उनको पुलिस हॉस्पिटल लेके गई, नियरेस्ट क्लिनिक में, तो उन्होंने बोला इनको बड़े अस्पताल में लेके जाइए आप, तब तक उनकी डेथ हो गई। पुलिस ने क्या किया, पुलिस ने ये किया कि सबसे इसमें अजीब बात ये लगती है कि जब उस फैमिली ने इस केस को परस्यू करने की कोशिश करी, पुलिस ने तुरंत एडीआर बना दी। इस वाकये के 5-7 घंटे बाद पुलिस ने जो डिसीज्ड है, सादिक जो डिसीज थे इस मामले में, उनके अगेंस्ट एफआईआर कर डाली। और वहां पे जो विटनेस थे, उनकी फैमिली वगैरह थी, उनके अगेंस्ट एफआईआर कर डाली कि इन्होंने, और वो भी अटेम्प्ट टू मर्डर की, तो अटेम्प्ट टू मर्डर की एफआईआर कर दी उसमें। और उसके बाद एक एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट बना दी, जो अगर आप आगे देखेंगे वो एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट इस तरीके की है, उसमें ऐसे ऐसे लोगों के बयान है, उसमें एक ऐसी महिला का बयान है आइडेंटिफिकेशन में कि जो उस वक्त जेल में थी ऑलरेडी, ठीक है। उसके बाद जो लोग हैं उसमें दो ऐसे लोग का बयान है जो खुद ड्रग पेडलर्स हैं, ठीक है। और पुलिस उनको पकड़ती नहीं है, पुलिस उनका बयान उसमें लिखवा देती है, ठीक है। फिर एक 3 लोगों का बिल्कुल सिमिलर बयान है उसमें, जो कि पुलिस के साथ काम करते हैं, पुलिस के इन्फॉर्मर्स हैं। और सिर्फ यही नहीं हुआ, मतलब जैसे एडीआर नहीं, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। उनकी वाइफ का स्टेटमेंट नहीं लिया पुलिस ने कभी नहीं। मतलब जो उनकी वाइफ चश्मदीद थी इस मामले की, वो कभी नहीं लिया। लेकिन जैसे ही उन्हें परस्यू करना चालू किया, तो उसके बाद उनके घर पे रेड्स होना चालू हो गई, उनके फादर पे और उनके भाई पे वापस से एक अटेम्प्ट टू मर्डर की, और सीधा मकोका लगा के उनके फादर को जेल में डाल दिया। उनका भाई अभी भी जेल में ही है, तो 1.5 साल उनके फादर भी जेल में है। तो वो जो इस तरीके का जो पुलिस का इन्वेस्टिगेशन है, और किसी ने परस्यू करने की कोशिश करी इस केस को, तो पुलिस ने कैसे उनकी फैमिली को टारगेट किया। अब आप सोचो, उस एडीआर में उस बंदे से मैंने ही बात करी है, एक बंदा है, वो बंदा वहां पे था ही नहीं, ठीक है। उससे बयान दिलवा दिए कि सादिक जो है बहुत नशे में था, और बहुत गुस्से में था, और उस तरीके का पूरा उटपटांग वो बंदा, और बंदे को जबरदस्ती फोर्स करके बयान दिलवाएगा, ठीक है। जब उसने फर्स्ट टाइम मना किया, बयान देखिए कैसे दिलवाएंगे। वो बंदा है, वो पढ़ लिख नहीं सकता, ठीक है। उसको फोर्स किया कि आप इस तरीके का बयान दो उसके खिलाफ, तो उसने मना कर दिया। तो उस पर केस डाला, ठीक है, रॉबरी का, उसको डाला अंदर, और उसका अंगूठा लगवाया पेपर्स पे। जब वो जेल से बाहर निकला 1 साल बाद, तो उसने बोला मैंने तो ऐसा बयान दिया ही। सब उसको बोलने कि तूने ऐसा बयान क्यों, क्या दिया है इसके खिलाफ, तू तो था भी नहीं, तूने, मैंने तो ऐसा बयान दिया ही नहीं। उस बंदे ने बयान ही नहीं दिया। तो ब्लैंक पेपर पे अंगूठा लेके बयान लिख दिया। हाँ, पुलिस वो बयान लिख दिया कि ऐसा पूरा। आप वो बयान पढ़ोगे, मतलब बहुत सारे बयान उसमें से आप पढ़ोगे, तो समझ में आ जाएगा कि मतलब भाई ये, और टिपिकल जैसे कुछ बिल्कुल स्टीरियोटाइपिंग करना, ईरानी लोग दारू पी के नशा करते हैं, गांजा पीते रहते हैं, और ये इनकी प्रवृत्ति बहुत क्रिमिनल टाइप की होती है, सिमिलर बयान बिल्कुल। तो मतलब ऐसा वो केस बनाया जब उसका फिर, लेकिन उनकी फैमिली, उनकी जो वाइफ है, जब वो उनकी डेथ हुई थी, तो उनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, और ज्यादा कुछ 3.5-4 महीने हुए थे शादी हुए। अभी वो उनकी वाइफ रहती है गोवा में। तो पुलिस क्या, मतलब इस तरीके से अरेस्ट करने लग गई थी उनको। जब वो केस लेके, कंप्लेंट लेके आगे कोर्ट में गई, तो उनके घर पे रेड करवा दी, सुबह 5 बजे रेड, 50-60 पुलिस वाले घर के अंदर घुस जाए, ठीक है। उनके फादर को जेल में डलवा दिया। तो इस तरीके का पूरा चलता रहा। लेकिन जब कोर्ट में गई, तो कोर्ट ने इस चीज को देखा, और उनका जो इन्वेस्टिगेशन था इंडिया पुलिस का, जिस पुलिस के खिलाफ आरोप है, वही पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है इंडिया, ठीक है। और वही मतलब बेचारा वो बंदा, उसकी डेथ हो गई, और उसके खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर केस लगा दिया। हाँ, उसके खिलाफ भी उसमें उनकी मदर भी उस एफआईआर में, मदर का भी नाम है। उनकी मदर का मतलब, ये हंसी आ रही है, लेकिन ये मामला ऐसा है कि पुलिस किस हद तक मतलब हरकतें कर देती है। पुलिस ने
उनकी माँ को मतलब वो जो समन्स करते हैं ना, पुलिस एक बार नहीं गई उनको बुलाने के लिए, बयान के लिए, और कोई एक दूसरी औरत के पास चली गई और उसका फोटो लेके उसके हाथ में समन दे दिया, फोटो खिंचवा दिया, बोल दिया कि ये उनकी मदर है। आप सोचो। मतलब इस तरीके का केस बनाया यार पूरा, मतलब। और अभी भी उनकी वाइफ केस फाइट कर रही है। क्राइम ब्रांच ने 15 विटनेस है, उनमें कोई विटनेस चेक ही नहीं किया उन्होंने। 13 को वो 13 का 13 वही विटनेस रख दिए उन्होंने, जो मैक्सिमम उसमें 5 तो पुलिस वाले थे। 5 पुलिस वाले, 2-4 ड्रग पेडलर्स, उसके बाद ये फर्जी, मतलब इस बंदे का बयान ले रखा था, 3 उनके बंदे इन्फॉर्मर्स। अब पुलिस का मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये जो इस मामले में पुलिस जो इन्फॉर्मर्स को यूज करती है ना, मतलब बहुत खतरनाक तरीके से पंच बनाने के लिए पुलिस इन्फॉर्मर्स को यूज करती है। पुलिस उनको बुलाते हैं। मेरी एक इसी केस स्टोरी से रिलेटेड एक स्टोरी के बारे में बात हो रही थी। आप सोचो कि वो इन्फॉर्मर को बुलाते हैं, ठीक है, इन्फॉर्मर को बोलते हैं बस तू साइन कर दे या इधर अंगूठा लगा दे, सीधा कोर्ट में आना। उसको कोर्ट के आने के पहले बोल देते हैं कि देख ऐसा ऐसा, ये थोड़ा सा तैयारी कराते हैं, ब्रीफिंग, ऐसा बोले तो ऐसा बोल देना। पुलिस इन्फॉर्मर को हैबिचुअल पंच बना देती है केसेस में, विटनेसेस फर्जी, मतलब ये आपको बोलना है और ये आपका स्टेटमेंट और ऐसा। तो ये इन सब केस, और ऐसे में क्या होता है कि जैसे जिस लड़के से बयान दिलवाया, फखरे आलम खान नाम है उसका, तो जिससे बयान दिलवाया जबरदस्ती, तो वो दबाव में डाल देते हैं उनको कि अगर तुम नहीं गए तो तुम्हारे पे केस ठोकेंगे। ऐसा हो गया इस मामले में काफी ज्यादा, अभी भी चल रहा है उसका। वो इनको बॉम्बे हाई कोर्ट जाना पड़ा, और बेसिकली यही था कि इसमें जो आपकी स्टोरी बता रही है, इसमें ये बताया जा रहा है कि जिस समय ये पुलिस उनको अरेस्ट कर रही थी, जो कि संदेह था कि एक चेन स्नेचिंग के मामले में, उसके मामले में इनको अरेस्ट करने गई थी पुलिस। ये सब साहिबा जाफरी जो उनकी वाइफ है शादी की, उनके सामने हो रहा था, और उन्होंने बोला कि वो चिल्ला के बोल भी रही थी कि मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, मेरी सांस अटक रही है, सांस ये हो रही है, हाँ सांस ले पा रहा हूँ मैं। और इसमें मैं इसी पॉइंट पे ये बात बताता हूँ कि जब पुलिस ने अपना बयान दिया, तो पुलिस का जो स्टेटमेंट था उसमें ये था कि भाई पुलिस जा रही थी, ठीक है, ये सादिक के अगेंस्ट कोई दूसरे पुलिस स्टेशन में केस था, ठीक है, तो पुलिस जा रही है कि पुलिस जा रही है और दूसरे थाने का केस है, और पुलिस जा रही है और पुलिस को वो दिख गया, तो पुलिस ने बोला कि ये वांटेड है, क्यों ना, पुलिस को यही पता है कि इसके अगेंस्ट कोई दूसरे थाने में केस है, खुद के पुलिस स्टेशन का नहीं, किसी और पुलिस स्टेशन का। वो जा रहे हैं, उनको वो दिख गया और उन्होंने बोला अच्छा ये वांटेड है, चलो उसको पकड़ लेते हैं। मतलब पुलिस की सक्रियता देखिए आप। अब ऐसे आदमी थाने चक्कर लगा के एफआईआर दर्ज नहीं करा पाता, लेकिन जब ऐसी मनगढ़ंत बनानी होती है, पुलिस बहुत तो इस तरीके से बना देते हैं, चलते फिरते पकड़ लेती है बड़े बड़े क्रिमिनल। ऐसा हुआ है। सर एक चीज मुझे बस पूछना था कि पुलिस इस हद तक इस केस में क्यों गई? वो गलती से डेथ हो गई थी पकड़ने के दौरान, या इस हद तक जाने के पीछे रीजन क्या रहा? पुलिस ने क्या किया, अब किसी को, उसको जो पकड़ रहे थे ना, जब अब 3-4 लोग उसके झूम गए, ठीक है, अब वो गला दबाते दबाते, जैसे सेम जॉर्ज फ्लॉयड के केस में हुआ था, वो बंदा उसके घुटने के बल से उसके गर्दन पे बैठ गया था, ठीक है, वो गला उसका पीछे से दबाते दबाते 2 लोगों ने हाथ पकड़ा के उसको जबरदस्ती ऑटो में वो लोग घुसड़ गए, वो गला दबाते दबाते इतना दबक गया, अच्छा, उसकी डेथ हो गई। उसके बाद एक कहानी बनाई गई, पूरी ये कहानी बनाई कि ऐसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ। डेथ के बाद जैसे जो पोस्टमार्टम कर सकते ना, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डेथ की जो टाइमिंग है, और जो पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर किया है कि इन लोगों ने पुलिस वाले पे हमला किया, अटेम्प्ट टू मर्डर का जो एफआईआर है सादिक और उनकी फादर, उनके ब्रदर और उनकी माँ पे, ये जो एफआईआर और उनके डेथ, सादिक के डेथ की टाइमिंग में क्या डिफरेंस आपको देखने को मिला? पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो पहले इस स्टोरी बता रही है कि बहुत टाइम तक पुलिस ने दिया ही नहीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट है और इंक्वेस्ट पंचनामा है, हाँ, तो उन्होंने इसमें लिख दिया कि ना एएम लिखा है ना पीएम लिखा है, कि टाइमिंग लिख दिया, ठीक है। अगर मतलब हम मान भी लें कि अगर वो वैसा हो रहा होगा, तो एक बंदा 2 जगह पॉसिबली हो ही नहीं सकता। वही पुलिस स्टेशन, वही पुलिस इंचार्ज अगर शाम का ही पकड़ लें, तो उस वक्त वो स्टेशन डायरी कर रहा है, ठीक है, और एक तरफ वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट कर रहा है, उस सुबह के बाद एक तरफ इंक्वेस्ट पंचनामा कर रहा है और एक तरफ एफआईआर रजिस्टर कर रहा है, सारी जगह वही है, सेम पुलिसमैन। हाँ, तो मतलब एक शाम के वक्त वही पुलिस स्टेशन, हाँ वो वही पुलिस वाले के बारे में बात हो रही है, जो एक ही बंदा, जो वो कैसे कर सकता है एक बंदा 2 जगह, वो या तो मतलब इच्छाधारी है, या क्या, मतलब वो कॉमिक्स में आता था पहले, या तो उस टाइप का आदमी है कोई, इधर प्रकट हो गए उधर प्रकट हो गए, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। मतलब तो बहुत उसमें इतने फ्लॉज हैं उस एडीआर रिपोर्ट में कि जाहिर सी बात है कि मतलब समझ में आता है कि
अब वो उन पे दबाव बना रहे हैं कि आप केस वापस दो, मतलब जिसकी वजह से उनके हमको घर को परस्यू बार मत बार करो। रेड किया जा रहा है, हाँ, तरह तरह कस्टोडियल से ये अरेस्ट हो किया जा गया, रहा है। बट आप इसको परस्यू मत करो। तो परस्यू करोगे तो हम ये इस तरीके से ये करेंगे। मुंबई की कहानी है जहाँ पर 2022 में इस तरह की घटना होती है, और जब परिवार जस्टिस के लिए जाता है एसीपी के पास, एसपी के पास, और फिर वो हाई कोर्ट जाता है, उसके पहले ही पुलिस कैसे उस पूरे परिवार को हैरेस करती है, उन पर केस रजिस्टर करती है, उनके परिवार के लोगों को जेल में डालती है, सिर्फ अपनी गलती छुपाने के लिए। और आगे बात करेंगे इस स्टोरी पर। प्रतीक, आप बने रहिएगा, हम बसंत कुमार जी के पास लौटते हैं, जो हम गुजरात का डिस्टर्ब एरिया एक्ट के बारे में बात कर रहे थे, जो स्टोरी अभी न्यूज़ लॉन्ड्री पर है, जिसके बारे में हमने पहले आपको बताया कि ये एक्ट कैसे आया और अभी उसकी क्या सिचुएशन है। अब हम बात करते हैं कि स्टोरी में आपके जो विक्टिम हैं वो कौन कौन लोग हैं, उनकी स्टोरी क्या है। जैसे आपने जिक्र किया इसमें ऑन अली की, जो वडोदरा के रहने मैं वाले हैं। हाँ। एक मेरे को ये बसंत की जो स्टोरीज के बारे में जो वो बता रहा था, तो उसने दो बात बताई थी। एक वो अब्दुल लतीफ का वो मतलब राइस था उस पीरियड। हाँ, अब्दुल तो लतीफ क्या उस वक्त क्या हो रहा था उस वक्त, मतलब वहाँ पे गुजरात में क्या सिचुएशन थी? गुजरात में लंबे समय राइट्स हुए हैं। 90s में, 80s में खूब दंगे हुए। 85 में बहुत बड़ा दंगा हुआ था, जब इधर मंडल का पूरा आंदोलन चल रहा था, वहाँ भी एक आंदोलन चल रहा था, और वो हिंदू मुस्लिम राइट्स में तब्दील हो गया। उस वक्त लतीफ़ का राइज था, और लतीफ़ का एक पूरा इलाका है पुराना अहमदाबाद जिसको कहते हैं। तो लतीफ़ के गैंग पे आरोप लगता था, और एक दो और मुस्लिम दबंग टाइप के थे, कि जो हिंदू उस इलाके में रहते थे जहाँ उनका प्रभाव था, उनके घर वो लोग सस्ते दरों में खरीदते थे, धमकी दे के खाली करवा देते थे। तो उन पे भी आरोप था। और दूसरी तरफ दूसरा तबका था जहाँ मुस्लिम कम थे। तो ये लतीफ़ भी इस कानून के लेकर एक बड़ी भूमिका में रहा। ठीक है, कि मतलब ये दोनों कम्युनिटी से थे। हाँ, दोनों एक दूसरे को, जो भी जिसके इलाके में कम संख्या में था, उसको वहां से किसी ना किसी तरह से भगाते थे, औने पौने दाम पे मजबूर करते थे वो अपनी प्रॉपर्टी बेचे। वो जो भय था, जो दंगों का भय था, वो दोनों तरफ के जो लोग थे पावरफुल, वो उसका फायदा उठाते थे, सस्ते में प्रॉपर्टी। और लतीफ़ हिंदुओं को हटाने में उसकी बहुत बड़ी भूमिका थी। कई इलाकों में हिंदुओं का जमीन उसने खरीदा, तो ये था उसका लतीफ़, इसलिए इसका इम्पोर्टेंट था। और कई मुस्लिम लोग लतीफ़ को गाली भी देते हैं कि उसके कारण हम ये कानून, उसकी भी इस कानून को आने में एक बड़ी भूमिका थी उसकी। तो कहते हैं उसके कारण आज हम नरक का जीवन जी रहे हैं, कि इलाके में हम तब्दील हो गए। तो इसमें जो हम बात कर रहे थे, आपकी स्टोरी पर वापस आते हैं, ऑन अली के बारे में, जो वडोदरा के रहने वाले हैं, इनका क्या मामला है, जरा आप बताइए। ऑन अली की कहानी आप देखेंगे तो आपको एक तकलीफ दिखेगी, एक प्रोसेस। आप प्रोसेस देखिए। साल 2016 में ऑन अली एक ज़मीन खरीदते हैं, एक दिनेश भाई मोदी करके व्यक्ति हैं, उनसे, बड़ोदरा शहर में। उनका 20 लाख रुपए कीमत है उसकी ऑन पेपर। और उसके बाद वो डिस्टर्ब एरिया एक्ट के परमिशन के लिए जाते हैं डिप्टी कलेक्टर के यहाँ। प्रोसेस होता है डिप्टी कलेक्टर से। डिप्टी कलेक्टर बोलते हैं, डिप्टी कलेक्टर अब मांगते हैं इंफॉर्मेशन पुलिस विभाग से, तो उप पुलिस निरीक्षक उनको देते हैं कि जिस इलाके में ऑन अली का, पुलिस अधीक्षक अपना पहला रिपोर्ट देते हैं, उप पुलिस अधीक्षक, कि जिस इलाके में ऑन अली ज़मीन खरीद रहे हैं वहाँ मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, हिंदू आबादी कम है। अगर इनके ज़मीन की इजाज़त दी जाती है तो मुस्लिम आबादी और बढ़ जाएगी, इसलिए इजाज़त नहीं दी जाती है। ये 17 की बात है, कि मतलब तब तो परिवर्तन भी नहीं हुआ था, नया उसमें वो भी नहीं आया था, संशोधन भी नहीं आया, तब भी रिलीजियस लाइन पे इनका एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया गया। जबकि एक्ट में था कि सस्ते बाजार की कीमत और वो किसी तरह के दबाव में नहीं। लेकिन यहाँ पे लगा दिया जा रहा है कि इस जगह पे हिंदू कम है, मुसलमान ज़्यादा है, एक और मुसलमान आएंगे तो आबादी और बढ़ जाएगी, इसलिए हम नहीं देते हैं। उसको बेस बना के, पुलिस के रिपोर्ट को बेस बना के डिप्टी कलेक्टर ने ना कह दिया। डिप्टी कलेक्टर से परमिशन नहीं मिला। 17 में हुआ, 17 में। फिर ये गए राजस्व विभाग में। ठीक है, तो राजस्व विभाग ने पुलिस अधिकारी के जो डॉक्यूमेंट था उसी को बेस बना के रिजेक्ट कर दिया। साल आता है 19। ऑन अली और उनके बहनोई दोनों ने मिलकर जमीन खरीदी थी। वो गए कोर्ट, हाई कोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट।
गुजरात हाई कोर्ट ने पहले बेंच ने उनको सारे डॉक्यूमेंट वगैरह देखने के बाद बोल दिया कि ये इस ज़मीन पे आपका राइट्स है, ज़मीन उनके नाम पे कोर्ट के ऑर्डर के बाद हो गया। उसके बाद क्या होता है, उस इलाके के जहाँ पे उन्होंने ज़मीन खरीदी उसके पीछे बीजेपी के लीडर, जो उधर के निगम पार्षद, उधर कुछ और बोलते हैं लोकल लीडर बीजेपी, और कुछ हिंदू तबका, उनके दबाव में उस जमीन खरीद के 2 गवाह, एक मुस्लिम और एक हिंदू, 2 गवाह थे, वो जाते हैं गुजरात हाई कोर्ट और कहते हैं कि हम पर दबाव बना के इस जमीन खरीद पर साइन कराया गया, हमको तो पता ही नहीं था। और साथ ही हिंदू पक्ष भी पहुंचता ये कहते हुए कि इस खरीद में हमें पक्ष बनाया जाए। हाई कोर्ट का बेंच कहता है कि मतलब ये वर्ड तो नहीं होगा, हाई कोर्ट का बेंच ये जो 2 गवाह थे उन पर 25,000 का जुर्माना लगाता है और हिंदू पक्ष पे भी 25,000 का जुर्माना लगाता है कि आप लोगों ने कोर्ट का समय बर्बाद किया है, ये आपको क्यों रखा जाएगा, मतलब हिंदू पक्ष को क्यों रखा जाएगा इसमें। वो सोच रहे थे कि हमें भी पार्टी बनाया जाए इसमें। आपको पार्टी क्यों बनाया जाए, लॉ के हिसाब से भी आप पार्टी नहीं है। और ये 2 लोग कह रहे हैं कि अब 16 में जमीन की खरीद हुई, 19 में आके आप कह रहे हैं कि हमको जबरदस्ती रखा गया, तो इन पे 25,000 का जुर्माना लगा। यही नहीं रुके, उसके बाद एक और सीनियर बेंच होता, वहां भी गए, वहां भी बेंच ने, जो सीनियर बेंच था उसने ये जो 25,000 का जुर्माना था उसको एज इट इज रखा, उन पे जुर्माना लगा। ये 19-20 की कहानी है। यकीन मानिए आज तक जब मैं आप ये पॉडकास्ट हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, हालांकि हमारी खबर के मुताबिक गुजरात पुलिस ने ओनली को कहा था कि 7 जुलाई के बाद आपको ज़मीन पे कब्जा दिलवा देंगे, लेकिन अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ अभी तक ओनली उस ज़मीन पे कब्जा नहीं कर पाए। 7 जुलाई है भी, जबकि ऑन पेपर नाम उनके नाम पे ज़मीन है, नगर निगम में टैक्स ओनली भर रहे हैं, उनका बिल्डिंग जो है वो जर्जर है, तो दीवार पे नगर निगम चिपका रहा है, नोटिस दे रहा है कि इसको हटाओ, अगर कोई हताहत होता है तो इसके जिम्मेदार तुम होगे, लेकिन रहने नहीं दिया, रहने, और वो कमर्शियल प्रॉपर्टी है। वो जो पुलिस ने कहा कि अगर किसी मुसलमान को देते हैं तो आबादी बढ़ जाएगी, वो कमर्शियल प्रॉपर्टी है, वहां तो बिजनेस होगा, रेसिडेंशियल नहीं है। ओनली ने पुलिस में, ओनली जब भी वहाँ जाते हैं तो मेरे वीडियो में आप देखेंगे, मैं चाहूँगा कि हमारे साथी उस फुटेज को लगाएं, उनका जो बिल्डिंग है, जो घर है, उसके गेट पे अगर आप ताला खोल के अंदर जाने के चाहें तो उनके गेट पे ना, गेट के मतलब यहाँ तक गेट है तो यहाँ तक मिट्टी भरा हुआ है कि आप गेट ही नहीं खोल सकते, कूड़ा भर दिया गया है। ओनली का कहना था जब भी वो जाते हैं तो उनको भगा दिया जाता है। पुलिस के पास गए ओनली, पुलिस ने उनकी कोई मदद नहीं की। जो लोग उनको भगा रहे थे मैं उनसे मिला, वीडियो में उनका बाइट भी है, तो वो हमसे कहते उनको कह दीजिए कि जितने में खरीदा था हमको बेच दे, ठीक है, हमसे कह रहे थे। ओनली एक बार फिर कोर्ट गए, हाई कोर्ट अगेन। देखो हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि वो जमीन उस व्यक्ति की है और हाई कोर्ट के ऑर्डर का सम्मान नहीं हो रहा, एक बेंच की नहीं डबल बेंच की। फिर ओनली कोर्ट गए, 19 जून को, इत्तेफाक से मैं उस वक्त गुजरात में था किसी स्टोरी के लिए, 19 जून को हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया कि ये ज़मीन ओनली की है और उनको अपने ज़मीन पे रहने का और उसका इस्तेमाल करने का पूरा हक है, और ये जिम्मेदारी बनती है सुरक्षा व्यवस्था जो लोग मेंटेन करती कि उनको उस पर कब्जा दिलवाया जाए। तब पुलिस ने कहा, 20 को लेके गए ऑर्डर, तो पुलिस ने कहा कि अभी रथ यात्रा है, गुजरात में रथ यात्रा निकलती है, उसके बाद मुहर्रम है, मुहर्रम के बाद आपको दिला देंगे। देखिए आज 7 तारीख, आज आखिरी दिन था, उनको मिलता है कि नहीं। तो ये ओनली की कहानी है। 2016 में जिस व्यक्ति ने एक प्रॉपर्टी खरीदी, 2025 आ गया, 9 साल से उस व्यक्ति ने अपना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, लेकिन सिर्फ इस नाम पे, जो लॉ का पार्ट भी नहीं है कि इस मुसलमान की आबादी बढ़ जाएगी या हिंदू की आबादी बढ़ जाएगी, उस बेस पे उसको अब तक लटकाया गया है, जिसे कोर्ट ने बाद में कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। पर कोर्ट के रिजेक्ट के बाद भी उसको हक नहीं मिला। ऑब्वियसली पुलिस, लोकल पुलिस का उसमें तो बहुत रोल होता है, कोर्ट ने जो बोल दिया है फिर उसको लागू करवाने में। ऐसी और कहानियां हैं। कोई वो हेल्प नहीं है उनको, नहीं अभी तक। अब आप लड़ेंगे, मतलब ओनली के पास ऑप्शन है कि वो लड़ लें, है ना। और बड़ोदरा एक बहुत मतलब अहमदाबाद के बाद बड़ोदरा ही ऐसा शहर है जो हमेशा कहते हैं दंगों की आग पे बैठा हुआ है। वहाँ बहुत सारी, अब याद है कि गुजरात में बड़ोदरा में भी राइट्स हुए थे 2002 में, तो बड़ोदरा एक आग पे बैठा हुआ शहर है। तो लोग कानूनी प्रक्रिया से अपना हक लेना पसंद कर रहे हैं, लड़ झगड़ के। वो कहते हैं कि मैं लड़ूंगा तो मैं थोड़े अपना ले पाऊंगा। कानूनी रूप से तो वो जीत ही चुके हैं, कोर्ट कानूनी जीत कर लेंगे, उसके बावजूद पुलिस नहीं चाह रही है। ऐसी और कहानियां इसमें नबीबुल्लाह की है जो कि अहमदाबाद से हैं,
जिन्होंने एक बैंक के ऑक्शन में एक प्रॉपर्टी खरीदी थी, उस पर उनको कब्जा नहीं मिल रहा है। वो भी अल हाई कोर्ट अमीन में हाँ, वो भी हाई कोर्ट में। अल अमीन है जो कि ट्रस्ट है और हॉस्पिटल चलाता है, और उसको भी उन्होंने शायद उसके नीचे वाला फ्लोर खरीदना चाहिए, ऊपर वाला कौन सा फ्लोर है उसका? हाँ, मतलब इंटरेस्टिंग ये है। मैं थोड़ा नबीबुल्ला के बारे में जिक्र करना चाहता हूँ। बाकी आप लोग यूट्यूब पे जाइए, हाँ, थोड़ी लंबी पूरी वीडियो रिपोर्ट स्टोरी देखिए, है, हाँ। 38 मिनट की है, और क्योंकि लंबी इसलिए हम बनाते हैं कि एक एक चीज़ को समझाया जा सके। तो नबीबुल्ला की कहानी है कि एक बैंक बहुत सारे लोगों का गिरवी उर्वी होता है बैंक के पास। तो एक पुराने अहमदाबाद में रखियाल एक इलाका है, वहाँ पे टीन सेट होता है, जिसमें छोटी छोटी कंपनियां होती है, कोई बैटरी बनाने वाली, कोई कुछ बनाने वाली। तो 2 टीन सेट है, वो बैंक ने बोली लगाई और 1,12,80,000 कुछ रुपए दे के नबीबुल्ला ने वो बोली जीती। जिस दिन बोली जीती नबीबुल्ला ने, उसी दिन उस मार्केट एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं, कोई पटेल हैं, उन्होंने लेटर लिखा डिप्टी कलेक्टर को और बोला कि हमारे इस मार्केट में कोई भी मुसलमान नहीं है, सब हिंदू रहते हैं, और अगर किसी मुसलमान को जगह दिया जाता है तो अशांति फैलेगी, इसलिए इनको ये डील इनकी ना हो। ठीक है। उसके बाद जब ये पहुंच गए अपना लेके कोर्ट, उसके पास डिप्टी कलेक्टर के पास, कि हमें परमिशन दिया जाए डिस्टर्ब एरिया एक्ट का, फिर उन्होंने लेटर लिखा। और आप जान के हैरान होंगे अनमोल कि जो डिप्टी कलेक्टर ने लेटर लिखा रिजेक्ट करते हुए नबीबुल्ला को, उसमें उस पत्र का जिक्र था कि इस इलाके में कोई मुसलमान नहीं रहता है, इसलिए आपको नकारात्मक राय दी जाती है, सिर्फ इस बिना पे। और वो कमर्शियल जगह नहीं है, रिलीजियस बेसिस पे। हाँ, वो कमर्शियल जगह नहीं है, वो बिजनेस का जगह है, वहाँ सारी कंपनी है। अच्छा, मतलब लाइक इंडस्ट्रियल एरिया है। हाँ, इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पे आप इंडस्ट्री के काम कर सकते हैं, आप उस पे रह नहीं सकते उधर उस इलाके में सारी। तो जो लेटर लिखा था मार्केट एसोसिएशन के अध्यक्ष ने, उस लेटर के बेस पे डिप्टी कलेक्टर ने उनका परमिशन रिजेक्ट कर दिया, वो भी हाई कोर्ट में है। तो ये प्रोसेस चल रहा है। तो आगे बढ़ते हैं, और बसंत कुमार की पूरी स्टोरी हमारे न्यूज़ लॉन्ड्री के वेबसाइट पर और यूट्यूब पर अवेलेबल है। न्यूज़ लॉन्ड्री यूट्यूब पर आप वहाँ देख सकते हैं। सब कुछ पॉडकास्ट में ही जानने की तमन्ना मत रखिए, रिपोर्ट भी देखना ज़रूरी है। प्रतीक गोयल के पास हम फिर से लौटते हैं और उनकी स्टोरी पर बात करते हैं। प्रतीक, आप इसमें एक बात जो इंटरेस्टिंग है, जो पुलिस केस दर्ज करती है उनकी फैमिली पर, जो कि अटेम्प्ट टू मर्डर वाला केस है, और फिर उस फैमिली से बातचीत नहीं किया जाता है, उनकी वाइफ का स्टेटमेंट नहीं रिकॉर्ड किया जाता है जिनकी डेथ हुई है। तो उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कब करवाई जाती है? क्या पुलिस उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर चुकी है या फिर अभी वो प्रोसेस में है? उनकी वाइफ का स्टेटमेंट अभी रिसेंटली रिकॉर्ड किया गया है, 7-8 महीने पहले। मतलब जब हाई कोर्ट ने इंटरवीन किया उसमें उसी बार कि भाई इनका स्टेटमेंट आप रिकॉर्ड करिए। 2 साल ने बाद थर्ड टाइम जो इन्वेस्टिगेशन दिया ना डीसीपी क्राइम को, सीनियर ऑफिसर्स को बोला कि इसमें आप उसका इन्वेस्टिगेशन देखिए, तब जाके फाइनली इनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड। 2 साल हो गए, मतलब हाँ 2 साल हो गए, और जो मेन उनकी वाइफ का स्टेटमेंट ही रिकॉर्ड नहीं किया। सोचिए 2 साल तक, 2 साल तक स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाने तक पहुंचने के लिए उनको 2 साल लग गए। वो भी उनको बॉम्बे हाई इतना कोर्ट से। मतलब इतनी मशक्कत करनी पड़ गई, इधर जाना पड़ा, इतने कोर्ट के चक्कर, मतलब आसान नहीं होते। आज अपन 3 बार कचहरी जाना पड़ जाए तो आदमी सोचता है यार कि क्या है। तो वो तो मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ही वेल टू डू फैमिली है उनकी, उसमें जबकि उनके जो ससुर थे उनको भी जेल में डाल दिया, उनके देवर को भी जेल में डाल दिया। उनकी जो ये सादिक है, उनकी मम्मी की डेथ हो गई अभी, मतलब 8-9 महीने पहले। तो आपने जब साहिबा से बात की, तो ये जो प्रोसेस है, एक मतलब स्टोरी पढ़कर जो फैक्ट सामने हमारे, उसको देखकर ये लगता है कि पुलिस बहुत सारे मसलों पर झूठ बोल रही है और बहुत सारी कहानियाँ पुलिस की गढ़ी हुई हैं, और फैमिली का जो वर्जन है वो ज़्यादा फैक्ट के साथ मैच करता हुआ दिखता है कि फैमिली जो है वो फैक्ट के हिसाब से फैमिली सही बोलती नज़र आ रही है। पुलिस का डाइसी है पूरा इसमें मामला। तो और इसके बावजूद एक फैमिली, मतलब जिस घर में डेथ होती है, उनके फादर को, उनके ब्रदर को जेल में डाल दिया जाता है, फैमिली को रेड किया जाता है, इवन साहिबा को अपना घर छोड़कर गोवा शिफ्ट होना पड़ता है। तो जब आप साहिबा से बात कर रहे थे, तो उनका अगर बात करें कि सिस्टम पर, पुलिस पर,
और इन सब चीज़ों को लेकर उनका क्या ओपिनियन था, क्योंकि एक तरह से आदमी टूट तो जाता है ही इस लंबी प्रक्रिया में एक महिला के लिए। हाँ, मतलब ये ओपिनियन तो उनका ऐसा था कि जो हैरेसमेंट को लेके वो बहुत ये हैरान थी, मतलब कि मतलब उनके उनके पति की डेथ हुई और वही अगर वो केस ये कर रही है, तो बजाय पुलिस को उनकी मदद करने के बजाय वो उल्टा ही उन पे ही मतलब उन्हीं के फैमिली को टारगेट करने लग गए। और बोलते ना परेशान, प्रेग्नेंट, अब कोई कोई लेडी प्रेग्नेंट है और उस दौरान मतलब उनकी प्रेगनेंसी के दौरान भी वहाँ पे रेड हो रही है या कोई पूछताछ के लिए आ रहा है वहाँ पे, जबरदस्ती उनके साथ मतलब कभी किसी को उठा के ले आने की धमकी, वो सब चलता रहा। तो वो एक उनको है उस चीज का, लेकिन लेकिन काफी उस लिहाज से सोचा जाए तो काफी स्ट्रांगली परस्यू किया उन्होंने वो केस को, छोड़ा नहीं। मतलब दोनों केस अपना जो इनके एक्सीडेंटल केस की डेथ की जो बात हो रही है, मतलब इनकी मौत को जो एक्सीडेंटल दिखाया है पुलिस ने हाँ सादिक के, इस केस में भी जो स्टेटमेंट्स लिए गए हैं वो स्टेटमेंट्स रिलेटिव्स के और फैमिली के उसमें भी नहीं, उसमें भी रैंडम लोग हैं। उसमें भी किसी का भी जो उनको जानता नहीं है उसको लेके स्टेटमेंट दिलवा दिया, रिलेटिव बना दिया, मतलब रैंडम कोई भी जो फैमिली से रिलेटेड है या उनका तो कोई स्टेटमेंट ही नहीं है। दूसरी बात आप ये देखिए कि इस मामले में जो इंक्वेस्ट पंचनामा होता है ये 174 का होता है और 176 का होता है। ठीक है, 174 का पंचनामा होता है, पुलिस की मौजूदगी में होता है वो, और जो 176 का पंचनामा होता है वो एक मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में होता है। तो उन्होंने बोला कि भाई मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में आप पंचनामा करिए। पहले बार तो किया ही नहीं था पंचनामा, इन लोगों ने स्पॉट पंचनामा तो किया ही नहीं था। लेकिन जब उनकी वो वापस जब पुलिस जब हवल्ला हो गया तो पुलिस आई कि बॉडी हम उनको लेके जाएंगे हम इसके लिए फर्दर जो भी प्रोसीडिंग्स है, पोस्टमार्टम है, ये सब। तो बहुत मुश्किल से उनकी फैमिली ने ये किया तो मजिस्ट्रेट के सामने पंचनामा हुआ, लेकिन जो पंचनामे में बोला था कि उनके गले पे इंजरी है और वो सब गायब पोस्टमार्टम से। मतलब वो सब चीजें डाली नहीं उन्होंने, और 174 का पंचनामा इस्तेमाल कर दिया, और जो कि पुलिस का होता है 176 तक किया जाता है। भाई जब डाउट्स क्रिएट होते हैं, किसी की संदेहास्पद अगर मृत्यु हुई है, अगर उसमें इन्वॉल्वमेंट है, पुलिस का लग रहा है, तब होता है। तो वो तो यूज किया ही नहीं उन्होंने 174 करके, और पोस्टमार्टम में भी वो नहीं डाला कुछ भी। उन्होंने उनकी फैमिली ने केस फाइट करते वक्त एक बहुत फेमस ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स का एनालिसिस करती हैं, एक डॉक्टर हैं वो, तो उनका पूरा उस पर एनालिसिस करवा के एक रिपोर्ट सबमिट करी थी। तो उसमें भी बहुत मतलब अजीब बातें देखने मिलती हैं कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बहुत सारी जो चीज थी उसको पूरा नजरअंदाज कर दिया गया। तो अब हम पॉडकास्ट के अगले सेगमेंट पर चलते हैं, जिसका हिस्सा है रिकमेंडेशन। तो सबसे पहले हम प्रतीक जी आपसे ही पूछ लेते हैं कि आप हमारे दर्शकों और श्रोताओं को क्या रिकमेंड करना चाहेंगे, कोई मूवी, किताब, फिल्म, गाना और एनीथिंग एल्स? एक अभी सोनी लिव पे एक सीरीज आई है द हंट करके। अच्छा। जो राजीव गांधी असैसिनेशन केस के इन्वेस्टिगेशन के ऊपर है, बढ़िया है वो, अच्छी है, प्रोपेगेंडा तो नहीं है? देख लिया आपने? नहीं, बढ़िया है, देखो, अच्छा है। हाँ, मैं भी सोच रहा था, उसका ट्रेलर तो देखा था मैंने, प्रोपेगेंडा बिल्कुल भी नहीं है। तो प्रतीक जी का रिकमेंडेशन हंट है, जो कि सोनी लिव पर एक वेब सीरीज है। बसंत कुमार जी आपकी तरफ से? मेरा रिकमेंडेशन एक वही होगा जो आपके रिकमेंडेशन पे मैंने एक फिल्म देखी है जिसका नाम है 11, प्राइम पे है, और मतलब बहुत इंटेलेक्चुअल फिल्म नहीं है, एक सस्पेंस वाले फिल्म है, दृश्यम टाइप की। हाँ, दृश्यम टाइप की। और आखिरी में कौन सी भाषा में है? हिंदी में भी है तो साउथ की फिल्म, लेकिन हिंदी में, हाँ, हिंदी में भी है तो मलयालम है वैसे ये, पर हिंदी में भी है, लैंग्वेज है, ट्रांसलेशन है। तो प्राइम पे अवेलेबल है। 11 देखिए, बड़ा मजेदार है देखने में, मतलब अगर आप अंत में समझ में आते हैं ये यही हो सकता है। और क्या अभी आई है क्या पिक्चर? हाँ, हाल ही में आई है। और मेरा दूसरा रिकमेंडेशन है, थोड़ा मतलबी होते हुए मेरी स्टोरी को देखिए, एक नई चीज़ आपको जानने को मिलेगी कि कैसे देश में इकलौता ऐसा राज्य है गुजरात, जहाँ एक कानून आज भी, जबकि इस कानून का मेन पॉइंट था कि दंगा लंबा हो और बड़े लेवल का दंगा हो, और भारतीय जनता पार्टी के नंबर 2 कहे जाने वाले अमित शाह गुजरात चुनाव के दौरान कहते दिखे
कि 2002 में ऐसा हुआ कि उसके बाद से कोई दंगा नहीं हुआ, नई पीढ़ी कर्फ्यू के बारे में नहीं जानती। लेकिन आज भी गुजरात के लगभग 12 या 14 जिलों में अलग अलग जगहों पे हर 2 साल बाद डिस्टर्ब एरिया एक्ट को एक्सटेंड कर दिया जाता है। आखिर क्यों बढ़ाया जाता है? तो इस पॉडकास्ट में अब इतनी ही बातचीत थी। आपका रिकमेंडेशन क्या है? मेरा रिकमेंडेशन तेरा क्या है भाई? मेरा रिकमेंडेशन है बसंत कुमार की ये स्टोरी जरूर पढ़ी जाए, देखी जाए। इसके अलावा हमारा जो सेना है द हिंदू राष्ट्र प्रोजेक्ट, उसमें और भी स्टोरीज हैं। मध्य प्रदेश से प्रतीक गोयल की स्टोरीज हैं, वो आप लोग ज़रूर देखें, बिकॉज ये सारी वो स्टोरीज है जो हमारे समय को दर्ज करती हैं कि कैसे कुछ स्टेट में हल्के फुल्के छोटे छोटे लेवल पर सरकार डायरेक्टली नहीं कर रही, लेकिन पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन है जो सरकार और कानून के भय से मुक्त है, और बेजा कानून का अगर कई जगहों पर दुरुपयोग भी हो रहा है। उत्तराखंड जो कि आज के करीब 25 साल पहले वो राज्य बना था, इस साल वो अपने 25 साल पूरे कर रहा है। और जब उत्तराखंड बन रहा था और उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग करके अलग राज्य बनाने की जो मांग चल रही थी, उसमें जो स्लोगन था वो बहुत मशहूर था कि पहाड़ के 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। तो आज उस जो नारा था, जो मोटिव था, उससे हटकर कैसे अब एक देवभूमि के नैरेटिव के जरिए कैसे गैर हिंदू लोगों को वहाँ पर अलग अलग तरीक़ों से परेशान किया जा रहा है। कभी उन्हें पलायन पे मजबूर किया जा रहा है, तो कभी, और ये सरकार कभी कभी बयान दे रही है, तो कभी इस तरह के ग्रुप्स बहुत सारे उभर आए हैं। उत्तराखंड में तो सरकार डायरेक्ट इन्वॉल्व है, UCC लाना, हर चीज़ लाना सरकार की, लेकिन एक लिमिटेशन है। सरकार किसी को जाकर पुलिस नहीं कहेगी कि तुम यहाँ से भाग जाओ, या पुलिस जैसे पुरोला में हुआ, वो पोस्टर लगाने पुलिस नहीं जाएगी, पोस्टर कोई और ही लगा रहा है, लेकिन पुलिस उस पर कुछ करेगी नहीं जब तक सब लोग भाग नहीं जाएंगे, जैसा कि नंदा नगर में हुआ। तो वो बहुत सारी चीज़ें हमारी स्टोरी दर्ज करती हुई दर्ज किया उसमें, वो आपके सामने होगी। इसके साथ ही हम आपसे एक आखिरी में अपील करना चाहेंगे कि हमारा एक और NL सेना प्रोजेक्ट जारी है जिसका नाम है इंडियाज ई वेस्ट अंडरवर्ल्ड, जिसमें हमारे साथी रिपोर्टर शिव नारायण राज पुरोहित इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि कैसे भारत में ई वेस्ट को रिसाइकल करने के नाम पर एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है, और इसमें जो कंपनियां शामिल हैं वो कैसे पैसा बना रही हैं, और ई वेस्ट जिसको रिसाइकल किया जाना चाहिए था वो रिसाइकल नहीं हो रहा है, और बहुत बड़े पैमाने पर यह सब कुछ चल रहा है। ये पूरा गेम, ये सब कुछ कैसे काम करता है, इस बारे में शिवनारायण की रिपोर्ट जल्द ही आपके सामने होगी। तो इस हमारे सेना को भरने में सहयोग जरूर दें। इसके अलावा खबरों को आज़ाद, ग्राउंड रिपोर्टिंग को निष्पक्ष और ईमानदार बनाए रखने के लिए न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी के साथ यह पॉडकास्ट यहीं पर एडजर्न किया जाता है। Journalism at News Laundry is powered by the public, because when the public pays, the public is served. Visit newslaundry.com/subscription and pick a payment plan of your choice. Pay to keep news free and independent. Your future, and indeed the future of democracy, depends on it.